हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज इस बुलेटिन में बात होगी बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मंडौस के बारे में। चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की एक जिला एक खेल योजना पर, किस जिले को कौन सा खेल मिला है। ये जानेंगे कि आरबीआई ने कितने बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करके रेपो रेट को 6.25% किया है। क्या होता है रेपो रेट, क्या होता है बेसिस पॉइंट, ये सब जानेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में सप्लीमेंट्री बजट पेश किया है, तो समझेंगे कि क्या होता है अनुपूरक बजट या सप्लीमेंट्री बजट और कितने का ये बजट है। इससे पहले जो बजट पेश हुआ था ईयरली का, उसमें क्या बजट का प्रावधान था, वो भी बात होगी। चर्चा होगी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 की, जिसमें पता करेंगे कि भारत की रैंकिंग क्या है, और ख़ास खबर जिस पर चर्चा करेंगे कि कैसे महिलाओं के आंदोलन से झुककर ईरान ने अपनी बदनाम मॉरलिटी पुलिस को ख़त्म कर दिया है। बड़ी जीत हुई है वहाँ पर। फ्रेंच लेखक डोमिनिक लपियर, तो उनका निधन हो गया और भारत से गहरा नाता था, वो भी जानेंगे। और बुलेटिन के आखिरी हिस्से में चर्चा होगी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सारे, तो देखते रहिए। थोड़ा लंबा वीडियो ज़रूर होगा, लेकिन आपके एग्जामिनेशन के लिए और टू दी पॉइंट हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबा देना। और हाँ, यह मैं बता दूं कि आपकी डिमांड थी बहुत लंबे समय से कि क्वेश्चन को इंग्लिश में भी दिया जाए, तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा आज का पहला, आरबीआई ने दिसंबर 2022 में कितने बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करके रेपो रेट 6.25% कर दिया है। आंसर होगा 35 बेसिस पॉइंट। ठीक है, और ये न्यूज़ रहा कि 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है अभी इस वक्त, और जो रेपो रेट है वो 6.8% हो गया है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग हुई थी और इसी में ये फैसला किया गया। 7 दिसंबर को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये ऐलान किया। ठीक है, और ये लगातार पिछले कई महीनों से, मतलब ये आर्थिक जो समीक्षा होती है, आर्थिक नीति समीक्षा, वो हर 2 महीने पर होती है। और आरबीआई लगातार पिछले कई महीनों से ये अगस्त, अक्टूबर, इन सब में भी रेपो रेट को बढ़ाने का काम किया है आरबीआई ने। ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी क्यों की जा रही है, आरबीआई का क्या कहना है? तो आरबीआई का ये कहना है कि चूँकि महंगाई बढ़ी जा रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने ये किया है, 35 बेसिस पॉइंट का इस मंथ बढ़ा दिया है रेपो रेट को, और 6.8% कर दिया है। तो ये समझते हैं कि ये बेसिस पॉइंट का होता है। देखिए, बेसिस पॉइंट का मतलब हुआ आधार अंक। ठीक है, जैसे 1% पे 100 आधार अंक मान लिया गया, तो उसी में ये हो गया कि 35 यानी 0.35% को की बढ़ोतरी की गई है। अब सवाल ये होगा कि रेपो रेट क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। आसान भाषा में कहें तो बैंक हमें कर्ज देता है। ठीक है, आपको कर्ज देता है और उस कर्ज पर आपको या हमें ब्याज देना पड़ता है बैंक को। ठीक वैसे ही बैंकों को भी अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए बहुत भारी रकम की ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभी कमी भी पड़ जाती है। तो वो ये रकम आरबीआई से कर्ज के तौर पर लेता है, और इस लोन को रिजर्व बैंक जिस दर से, यानी जिस परसेंटेज पर ब्याज वसूल करता है, उसे कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, मतलब बैंक ने जो कर्ज लिया आरबीआई से और जिस परसेंट पर लिया है, वो होता है रेपो रेट। अगर बैंक के पास ज़्यादा पैसा है, उसने जमा कर दिया आरबीआई को, तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो ये रेपो रेट को बढ़ाया गया है महंगाई को कम करने के लिए, ऐसा कहा गया है आरबीआई के द्वारा। सवाल यहाँ पर होगा कि रेपो रेट से आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, होता यह है कि जब बैंक को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध होता है, यानी आरबीआई से उसे लोन मिल जाता है बैंकों को, तो वो कम ब्याज पर ही आम लोगों को भी देता है सस्ता कर्ज। लेकिन अगर ये बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, कर्ज जो है महंगा हो जाएगा, और फिर ऐसा होगा कि लेने वाले जो लोग हैं उसकी संख्या कम हो जाएगी। तो मूल मकसद यही है कि रेपो रेट को बढ़ाने का आरबीआई का, कि इसके जरिए मार्केट में लिक्विडिटी जो रेवेन्यू का है, रुपए का है, उसको कम किया जाए। जब बैंक से फ्लो कम होगा, लोग लोन कम लेंगे,
तो ऐसे में ये होगा कि महंगाई पर काबू होगा। ठीक है, तो ये ऐसा कहना है आरबीआई का, ये किया गया है। ठीक है, और कुछ ये रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे तो 3.35% किया गया। रेपो रेट तो 6.25% है। रिवर्स रेपो रेट मैंने आपको बताया कि बैंक जब पैसा अपना जमा कर देता है आरबीआई को तो आरबीआई भी ब्याज देती है, तो वह रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई और उसमें ये फैसला किया गया है और शक्तिकांत दास ये देख रहे हैं आप, आरबीआई के गवर्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और इम्पॉर्टेंट है भी। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम मंडोस किस देश ने रखा है? आंसर होगा इसका यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ठीक है, तो मौसम विभाग का ये कहना है, आईएमडी का, कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान बना है। ठीक है, इस तरीके का बना है और ये आपको कहें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश उसको ये हिट कर रहा है। वैसे तो ये असर पूरे भारत में दिखा रहा है। एक बार मैं इसको एनिमेशन के थ्रू आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त ये चक्रवाती तूफान यहाँ पर है। ठीक है, ये है बंगाल की खाड़ी यहाँ पर और ये धीरे धीरे यहाँ से बढ़कर इस तरफ जाएगा और यहाँ पर टकराने की आशंका है। अब ये भी है कि अगले 3-4 दिनों में ये टक्कर हो जाएगी इस तूफान की। मंडोस नाम का तूफान है जिसका नाम यूएई ने रखा है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स ने रखा है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये हो रहा है कि अभी अचानक से मतलब इस तरफ तो बारिश हो ही रही है और उत्तर भारत में भी हवा में ठंडक हो गई है, नमी आ गई है और कुछ जगहों पर बारिश वगैरह भी हो रही है। ठीक है, तो खासतौर पर तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश वहाँ पर काफ़ी प्रभावित करने वाला है और तमिलनाडु में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो वहाँ पर इस तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ को भी तैनात कर दिया गया है और बाकी जो क्षेत्र हैं जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब राज्यों में ये है कि बादल छाए रहेंगे और बारिश के आसार हैं और ऐसे में सर्दी जो है वो तेज़ होने वाली है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये है। अब समझिए कि चक्रवात का नाम ये कैसे पड़ता है और किसने दिया। तो जैसे मंडोस नाम है इसका, तो इसे संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने दिया है। मंडोस का मतलब क्या होता है? खजाने का पिटारा। ठीक है, अच्छा, इससे पहले अक्टूबर में बांग्लादेश के तट पर सतरांग तूफान आया था। ठीक है, तो उसका भी नाम ऐसे ही रखा गया था। कैसे रखा जाता है, नाम कैसे तय होते हैं? देखिए, हिंद महासागर के क्षेत्र में 8 देशों ने ये शुरू किया था नाम रखने की परंपरा को, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड की नाम रखेंगे कि अपने क्षेत्र में जो तूफान आते हैं उसका, ताकि ये समझ में आ जाए और इतिहास में रिकॉर्ड भी हो जाए कि ये तूफान फलाना आया था, उससे हम सीख भी सकें बहुत सारी चीज़ें। बाद में 2004 में फिर कई और देश इसमें शामिल हो गए और फिर 13 देशों का एक समूह बन गया और उन सब देशों ने अपने अपने नाम दिए और वो पूरी लिस्ट बनी हुई है। जैसे ही चक्रवात आता है वैसे ही उसका नाम रख दिया जाता है लिस्ट के अनुसार। ठीक है, तो इस बार मंडोस रखा गया है और वो नाम रखा है यूएई ने। ठीक है, तो चक्रवात जो है ना वो, अब सवाल ये भी होगा कि बनते कैसे हैं। तो देखिए, जब समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है, ऐसे दिखाते हैं आपको, जब समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है तब ये चक्रवाती तूफान बनता है। अब सवाल होगा कि समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र क्या होता है और कैसे बनता है? तो इसके लिए काफ़ी हद तक ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है। देखिए, होता ही है कि समुद्र का तापमान जब बढ़ता है या कहें समुद्र जब गर्म होना शुरू होता है तो गर्मी जो है वो हवा के साथ ऊपर उठती है, ये इस तरीके से, और उस खाली जगह को भरने के लिए ये देखिए दोनों तरफ से या चारों तरफ से हवाएं वहाँ पर पहुँचती हैं। ठीक है, ये हवा यहाँ से ऊपर गई और यहाँ पर वैक्यूम सा क्रिएट हुआ तो ये चारों तरफ से हवाएं वहाँ पर पहुँची, तो ऐसे में वहाँ चक्रवात बन जाता है। ठीक है, चूँकि समुद्र बहुत विशाल होते हैं इसलिए ये प्रक्रिया भी बहुत विशाल होती है। गर्म हवा ऊपर
चली जाती है और बाकी क्षेत्रों से हवा आती है, लेकिन वो भी उठने लगती है और हवा ठंडी होती जाती है। तो ऐसे में बादलों का एक घेरा बनता है और वो तूफान बड़े स्थिति पर चली आती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब जो तूफान है ना, वो धरती पर ग्लोबल वार्मिंग या कहें गर्मी को सोखने में बहुत बड़ी मदद करते हैं। ठीक है, अच्छा, अलग अलग दुनिया के अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम होते हैं इन तूफ़ानों के। जैसे अमेरिका में कहा जाता है हरिकेन, टॉर्नेड। कैरिबियन सी में जो तूफ़ान आते हैं उसको हैरिकेन कहा जाता है। चाइना सी में टाइफून कहा जाता है। हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। जापान टाइफू कहता है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो आते हैं इस तरह के तूफान, उसको विलीज कहा जाता है। ठीक है, तो चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये भी, और भी कई क्वेश्चंस हैं। और हाँ दोस्तों, ये पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर कर दीजिए तमाम मित्रों को। लोगों को पता चलना चाहिए आपके लिए कितने बेहतरीन क्वेश्चंस तैयार किए जा रहे हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ जो है ना, जो भी मैं बता रहा हूँ, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। फ्री में डेली का पीडीएफ होता है जो कि मिलता है आपको जो सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है उस पर। और अगर पिछले कुछ वक्त का, 1 साल का, उससे पहले का भी पीडीएफ चाहते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, तो वो सब आप डाउनलोड कर सकते हैं मेंबरशिप के जरिए। 1 ईयर का मेंबरशिप है, मात्र 150 रुपये में मिल रहा है। और उसमें पीडीएफ तो मिलता है, साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज तमाम तरह के एग्जामिनेशन के लिए वो भी मिलते हैं, और बुक्स पे छूट मिलती है, तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022-23 का अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट विधानसभा में पेश किया, तो कितनी रकम का ये बजट है? आंसर होगा इसका 33,769 करोड़ रुपए। ठीक है, तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स ने तो वैसे लिख दिया है 33,000 करोड़ रुपए, लेकिन एक्चुअल में ये है 33,769 करोड़ रुपए। तो उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, तो उन्होंने ही अभी दिसंबर में ये इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए 2022-23 के लिए अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। ठीक है, क्या क्या है इसमें ये तो बताते हैं आपको हम, लेकिन उससे पहले समझिए कि अनुपूरक बजट या सप्लीमेंट्री बजट होता क्या है। देखिए, होता ये है कि मेन बजट तो पेश किया जाता है पूरे फाइनेंशियल ईयर का, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, अगले साल के 31 मार्च तक का। लेकिन इस दौरान अगर विभागों को, सरकारी डिपार्टमेंट्स को एक्स्ट्रा खर्च की ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में सरकार वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले ही सप्लीमेंट्री बजट पेश करती है, यानी अनुपूरक बजट पेश करती है। तो ये बजट पेश किया गया है, अनुपूरक बजट। ठीक है, अच्छा, इससे पहले जो बजट पेश किया गया था, वित्तीय बजट था, वो कई महीने पहले वो 6.15 लाख करोड़ रुपए का था। ठीक है, और ये प्लस हो गया है उसमें, ये 33,769 करोड़ रुपए। ठीक है, कई सारी नई नई चीज़ों के भी ऐलान किए गए हैं इसमें बजट में। जैसे अगले साल 2023 में होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, उसके आयोजन के लिए फंड जारी किया गया है। नए शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए 4,000 करोड़ रुपए का ये दिया गया है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ फंड तय किए गए हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट बात है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन होगा, एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में लॉन्च हुई है? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम किस राज्य में? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका भी आंसर उत्तर प्रदेश है। तो न्यूज़ देख रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये लॉन्च की है योजना। क्या है ये योजना? तो ये है क्या कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में
जो वहाँ के लोकप्रिय खेल हैं, जो ऐसे गेम्स जो वहाँ उन जिलों में ज़्यादा खेले जाते हैं, तो उन सबको प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना बनाई है और ये प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इसके तहत ये है कि एक ज़िला, जैसे इससे पहले जो एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की योजना थी, एक ज़िला एक उत्पाद, तो वो कुछ हद तक सफल भी रहा है। मतलब उस ज़िले में ये तय कर दिया गया कि ये बेहतरीन उत्पाद है, प्रोडक्ट है, तो उसके उत्पादन के लिए सरकार सहायता करेगी। ठीक है, तो उसी के आधार पर अब ये वन स्पोर्ट्स वन डिस्ट्रिक्ट या कहें वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, ये स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात ये है, और इसके तहत यही होगा कि तमाम ज़िलों में, मुख्यालयों में, ब्लॉक मुख्यालय में मिनी स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, ये सब बनाए जाएंगे और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब दी जाएंगी। तो ये पूरी लिस्ट है जो आप देख रहे हैं कि अलग अलग ज़िलों में क्या क्या की गई है। जैसे कुश्ती यानी रेसलिंग, ये वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। ठीक है, तो उसके लिए ये तय कर दिया गया है। उन ज़िलों में ये गेम्स को लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो काफ़ी मदद करेगी। अगर हम बात करेंगे एथलेटिक्स के बारे में, तो ये है मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया और मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो ये है एथलेटिक्स की। हॉकी की बात कर लें, किन जिलों में क्या है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ामिनेशन है ना, उसके लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो ज़िलों का मैं नाम बता रहा हूँ वो। और बाकी लोग जो एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, जो बाहर के राज्यों के हैं और उत्तर प्रदेश का एग्ज़ामिनेशन नहीं देना है, तो वो बस इतना समझ लें कि किस राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना लॉन्च की है, तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हम लोग अब हॉकी के बारे में बात करते हैं। तो हॉकी जो खेल है उसके लिए ये तय किया गया है प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद। ठीक है, और टेबल टेनिस की बात करेंगे, आगरा और कानपुर है। बैडमिंटन में अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा हो गया। ठीक है, और वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन में मिर्ज़ापुर और बिजनौर है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही। तीरंदाजी यानी आर्ची, उसमें सोनभद्र और ललितपुर हुआ। ठीक है, बॉक्सिंग में बुलंदशहर और कुशीनगर भी है। फुटबॉल वो हाथरस, स्विमिंग पीलीभीत, शूटिंग बांदा, कबड्डी वो है कन्नौज और लॉन टेनिस ये प्रयागराज। तो ये तय कर दिया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स। तो इन जिलों में ये संबंधित जो गेम्स हैं उसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार मदद करेंगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश ये रहा। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022, उसमें भारत का स्थान बताएं। भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर होगा 48 रैंक इंडिया की आई है। और ये देख रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ये ट्वीट किया गया है। ठीक है, और देखिए ये जो रैंकिंग है ना, वो हवाई सुरक्षा के मामले में क्या स्थिति है उसके बारे में बताता है। तो ये भारत की रैंकिंग हवाई सुरक्षा के मामले में बेहतर हुई है। 2022 की इस रिपोर्ट में 48 स्थान है। अच्छा, 2018 की बात करेंगे अगर, इससे पहले वाली जो रिपोर्ट थी उसमें 102 रैंक थी इंडिया की, और अब ये 48 रैंक आई है, जो एक बेहतर स्थिति है बता रहा है। ठीक है, तो इस रैंकिंग को किसने जारी किया है? तो वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, वो ये तैयार करता है और उसी ने ये रैंकिंग जारी की है। और इस रैंकिंग में 187 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, और भारत और जॉर्जिया को एक साथ 48 स्थान पर रखा गया है। तो ये जो रैंकिंग तैयार की जाती है
और उसमें कई सारे फैक्टर को देखा जाता है, जैसे वहाँ पर जो फ़्लाइट से संबंधित जो कानून है उसका कितना लागू किया जा रहा है, जो नागरिक उड्डयन संगठन है, पर्सनल लाइसेंसिंग, ट्रेनिंग, विमान का संचालन, उड़ान योग्यता, इन सब चीज़ों को देखा जाता है, तब ये किया जाता है। अच्छा, अब भाई अगर सवाल होगा कि ये ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में टॉप रैंकिंग किनकी है, तो नंबर 1 है सिंगापुर, सेकंड है यूएई और थर्ड है दक्षिण कोरिया। ठीक है, अगर पड़ोसी देश की बात करेंगे तो नेपाल का 101वां स्थान है, पाकिस्तान का 100वां स्थान है, बांग्लादेश का 94 है और चाइना का है 49 चाइना का 49 है और इंडिया का 48 है। ठीक है, ये चाइना की रैंकिंग 49 और इंडिया की रैंकिंग बेहतर है 48 है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है। उसका मुख्यालय कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन होगा, ईरान ने अपनी किस पुलिस को ख़त्म करने का फैसला लिया जो हिजाब न पहनने वाली महिलाओं पर कार्रवाई करती थी, गिरफ्तार कर लेती थी, पिटाई करती थी और उसमें कई महिलाओं की मौत भी हो जाती थी। और इसके खिलाफ वहाँ पर बड़े पैमाने पर महिलाओं ने प्रदर्शन, आंदोलन किया हुआ था। एक बहुत बड़ी जीत हुई है। तो आंसर होगा इसका मॉरलिटी पुलिस, और न्यूज़ द हिंदू का ये रहा। तो ईरान ने मॉरलिटी पुलिस को ख़त्म करने का फैसला लिया है। लगभग 3 महीने से वहाँ पर हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था। तो मैप भी देख लेते हैं, ये रहा प्यारा भारत और ये है ईरान। ठीक है, तो वहाँ पर मॉरलिटी पुलिस थी और इसको वहाँ पर औपचारिक रूप से गश्त ए इरशाद कहा जाता था और इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। और तो वहाँ का जो कट्टरपंथी शासन है उसने ये किया था कि महिलाओं को मॉरलिटी सिखाएगी वो पुलिस। मतलब जो महिलाएं जिनसे बुर्का नहीं पहना है या जो मॉडर्न ड्रेस पहने हुए, उन सबको गिरफ्तार करती थी। उनकी मतलब उनको सबक सिखाने का काम इस पुलिस के जिम्मे था और बहुत ही अत्याचार शुरू हो गया था। और नतीजा ये हुआ इसका कि ईरान में प्रोटेस्ट हुआ। पिछले 3-4 महीने से ये शुरू हो गया था प्रोटेस्ट और इस तरह से महिलाएं निकल कर प्रदर्शन कर रही थी। इतनी बड़ी तादाद में प्रदर्शन कर रही थी कि उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था ईरान के लिए। अब उसने मॉरलिटी पुलिस को ख़त्म करने का फैसला किया। ये हुआ ये कि वहाँ पर ये लेडी का फोटोग्राफ देख रहे हैं, तो इन्होंने हिजाब नहीं पहना था उस वक्त और तो पुलिस ने इसे पकड़ लिया। तो इतनी पिटाई हुई थी कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, उनकी डेथ हो गई थी और इसी के बाद से वहाँ पर प्रदर्शन भड़क गया था। ठीक है, ईरान में अगर हम ईरान की बात करेंगे तो ईरान पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आपको पता होगा कि ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी। उससे पहले ईरान मतलब यूरोपीय देशों या अमेरिकी देशों या इंडिया का जो मुंबई है, ऐसी वहाँ पर महिलाओं की स्थिति थी, बेहतर प्रोग्रेसिव स्थिति थी। अब बात करेंगे 1925 की। ईरान में पहलवी वंश का शासन आया था और इसके पहले शासक थे राजा शाह। अमेरिका और ब्रिटेन का काफ़ी प्रभाव था उनके सोच पर और उन्होंने 1936 में कश्फ ए हिजाब लागू किया था। इसका मतलब ये था कि अगर कोई महिला हिजाब पहनेगी तो पुलिस को हिजाब हटाने का अधिकार होगा। मतलब इतना प्रोग्रेसिव सोच थी उस समय। और फिर 1941 में रजा शाह के बेटे मोहम्मद रजा शाह उन्होंने शासन संभाला था और उन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर ये कहा कि महिलाएं अपने पसंद की ड्रेस पहन सकती हैं और इस तरह का वहाँ का माहौल था। ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, इस तरह वहाँ रहती थी महिलाएं। ठीक है, 1936 में मोहम्मद रजा शाह ने महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार दिया। संसद के लिए भी महिलाएं चुनी जाने लगी। और फिर 1967 में ईरान में पर्सनल लॉ में भी सुधार किया गया और महिलाओं को बराबरी का वहाँ हक मिला। लड़कियों की शादी की उम्र 13 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई थी। साथ ही अबॉर्शन को भी कानूनी अधिकार दे दिया गया था।
1970 के दशक तक ईरान की यूनिवर्सिटी में लड़कियों की हिस्सेदारी 30% तक थी। युवतियाँ स्कर्ट पहन कर कॉलेज जाती थी, घूमती थी। लेकिन फिर एक समय आया कि उसको कहा गया इस्लामिक क्रांति। शियाओं के धार्मिक नेता थे आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी। तो उन्होंने क्या किया, ईरान की जो शाह की नीतियां थी उसका विरोध किया और नतीजा ये हुआ कि इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि 1979 में रजा शाह पहलवी को देश छोड़कर जाना पड़ा और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक में तब्दील हो गया। खोमैनी उस समय उसको ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया था और इसके बाद महिलाओं के अधिकार पर चाबुक चल गया। 1981 में हिजाब को अनिवार्य कर दिया गया था। एक समय ऐसा आया था इससे पहले जब हिजाब पहनने पर एक तरह से पुलिस उसको हटा सकती थी, हिजाब हटा सकती थी, लेकिन फिर हिजाब को अनिवार्य कर दिया गया। कॉस्मेटिक पर बैन लगा दिया गया। धार्मिक पुलिस ने महिलाओं की लिपस्टिक हटाना शुरू कर दिया था। ऐसे स्थिति थी और धीरे धीरे महिलाओं के अधिकार तमाम काट दिए गए, छांट दिए गए और लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से घटाकर 9 साल कर दिया गया। ठीक है। हालांकि फिर बाद में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति एक नए आए, उनका नाम था अरफ संजादी। तो उन्होंने कुछ कानूनों में तो ढील दी थी, लेकिन फिर मॉरलिटी पुलिस आ गई और उसने महिलाओं पर तो अत्याचार से ही करने लगी जो पुलिस थी वो, और जिसका नतीजा था कि ये प्रदर्शन वहाँ पर अभी चल रहा था। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको जानना चाहिए था। इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो टॉपिक है ना वो यही है, तो समझना चाहिए। तो एंटी हिजाब प्रोटेस्ट कुछ हद तक महिलाओं को मतलब एक राहत मिली है मॉरलिटी पुलिस ख़त्म होने से, लेकिन अभी वहाँ ईरान में महिलाओं को अपनी आज़ादी के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना अभी बचा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। डोमिनिक लापियर, उनका निधन हो गया 4 दिसंबर 2022 को। तो वो इनमें से क्या थे? आंसर होगा लेखक, फ्रेंच लेखक थे और न्यूज़ आप देख रहे हैं। 91 ईयर की उम्र में उनका निधन हो गया, इंडिया से जुड़े हुए थे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं और फिर आपको हम डिटेल बताएंगे। ये रहा फोटोग्राफ इनका। क्वेश्चन होगा लेखक डोमिनिक लापियर, तो उनका निधन हो गया है 4 दिसंबर 2022 को। क्या नाम है इनका? लेखक का नाम है डोमिनिक लापियर। तो उनका निधन हो गया 4 दिसंबर को। तो उन्हें भारत के किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका था? कौन सा पुरस्कार मिल चुका था? आंसर होगा पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण। और आप देख रहे हैं डीप बाउंड विद इंडिया इनका था। 91 ईयर के थे और इनका निधन हो गया है। इनके बारे में बताऊं, उससे पहले बताऊं कि इनको अवार्ड कब मिला था। 2008 में भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान यानी पद्म भूषण इनको दिया गया था। ठीक है। इनके बारे में अगर बात करेंगे डोमिनिक लिएपर की, तो उनका जन्म हुआ था 1931 में फ्रांस में और कई चर्चित उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, जैसे उनमें कौन कौन से हैं? द फिफ्थ हॉर्समैन और है द सिटी ऑफ जॉय। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं। तो ठीक है। और तो ये जो सिटी ऑफ जॉय जो है ना वो इंडिया से जुड़ा हुआ था। कोलकाता के एक रिक्शा चालक की जो कठिनाइयाँ थीं उस पर आधारित ये उपन्यास लिखा गया था, सिटी ऑफ जॉय। और इस पर फिल्में भी बन चुकी हैं। और आपको बताऊं कि ये जो बुक है ना बहुत हिट हुई थी और इसका एक बड़ा हिस्सा रॉयल्टी का जो उनको कमाई हुई थी इस बुक से, वो उन्होंने दान दे दिया था इंडिया में। जो इन सब ये जो रिक्शा चालक हैं, इन सब के भलाई के लिए जो सरकार ने कदम उठाए थे उसके लिए इन्होंने दान दे दिया था। तो इंडिया से काफ़ी अच्छा खासा नाता था और इसलिए न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिए, तो ध्यान रखना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। तो क्वेश्चन होगा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में किस शहर को पहला स्थान मिला? फर्स्ट पोजीशन पाने वाला कौन सा सिटी है? आंसर होगा लखनऊ। ठीक है, ये 10 लाख से
अधिक आबादी वाले शहरों की बात हो रही है। तो 3 ने टॉप किया। नंबर 1 लखनऊ है, सेकंड पर प्रयागराज और तीसरे पर वाराणसी। ठीक है, तो लखनऊ को 1.5 करोड़ रुपए इनाम में मिले हैं, प्रयागराज को 1 करोड़ और वाराणसी को 50 लाख रुपए। ठीक है, तो लखनऊ से वहाँ के मेयर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह तो वो गए थे और उन्होंने ये प्राप्त किया है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव तो उन्होंने ये अवार्ड दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन होगा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में किस शहर को पहला स्थान मिला है इस रैंकिंग में? तो आंसर होगा इसका मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद पहले स्थान पर रहा है इस कैटेगरी में। मुरादाबाद को 75 लाख रुपए मिले हैं। ठीक है, सेकंड स्थान पर है फिरोजाबाद और थर्ड स्थान पर अमरावती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में किस शहर को पहला स्थान मिला है? तो आंसर होगा देवास, ये मध्य प्रदेश में। तो ये शहर है देवास, तो उसे ये अवार्ड मिला है। ठीक है, 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में वहाँ की वायु की जो गुणवत्ता है वो कितनी बेहतर है, उसी के आधार पर ये अवार्ड मिला है। और किसने दिया अवार्ड? तो केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये अवार्ड दिए हैं। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय जो है उसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण करवाया था और इस बार 131 शहरों का सर्वेक्षण करवाया गया था। 3 कैटेगरी बनाई गई थी। ठीक है, 10 लाख से अधिक, 3 लाख से 10 लाख और 3 लाख से कम आबादी वाले, तो इस कैटेगरी में अलग अलग शहरों को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो दोस्तों, ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 8 दिसंबर का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और शेयर जरूर कर दीजिए तमाम मित्रों को। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को। और हाँ, मेंबरशिप देखना जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके बहुत ही काम आएगा।